नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो दिसंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले गिरिराज पत्रिका के जितने भी एडिशन हुए हैं वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। उन सभी का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ चैनल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का लिंक वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, परंतु अगर लिंक आपके पास काम नहीं करता तो अपने टेलीग्राम से इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 12,000 से अधिक फॉलोअर हैं, तो इजीली आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट क्यूजीज जो है वो टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, अंडर द चीफ मिनिस्टर नूतन पॉली हाउस योजना व्हाट परसेंटेज सब्सिडी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स फॉर सेटिंग अप पॉली हाउसेज। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के तहत जो है वो सरकार द्वारा किसानों को पॉली हाउस लगाने के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अब देखो, ये जो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना चलाई गई है, इसमें सरकार ने रखा है कि हम कुछ सब्सिडी लोगों को देंगे ताकि वो पॉली हाउसेज जो है वो सेट कर सके। सब्सिडी दी जाएगी 85%। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 85 सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के बारे में हम कुछ और बात करें, देखो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के तहत जो है वो 100 हेक्टेयर एरिया कवर किया जाएगा और 5,000 पॉली हाउसेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे स्कीम के तहत। इस स्कीम को जो है वो 2 फेसेस में चलाया जाएगा। पहला फेज क्या होगा, पहला फेज जो है इसमें जो है वो 2021 से लेकर 2022-23 तक जो है वो 2,522 पॉली हाउसेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और इनके ऊपर 85% सब्सिडी जो है वो सरकार प्राप्त करवाएगी। तो ये सब आप इस मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के बारे में याद रखें। ये सब गिरिराज पत्रिका में इसलिए आया था क्योंकि एक कहानी बताई गई थी जिसमें जो है वो किसी को इस योजना के तहत जो है वो सहायता मिली। तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है, बाय व्हाट नेम इज बुढ़ी दिवाली नोन इन सम रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है वो बुढ़ी दिवाली को किस नाम से जाना जाता है। बुढ़ी दिवाली का त्यौहार आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब बुढ़ी दिवाली की बात करें तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है। देखो, सिरमौर जिला के गिरिपार का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से मनाया जाता है बुढ़ी दिवाली का त्यौहार। अब यहाँ पर बहुत सारी परंपराएं होती हैं और कुछ क्षेत्रों में बुढ़ी दिवाली को जो है वो मशराली नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम, मशराली नाम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मशराली नाम से इसको जाना जाता है। और इस वर्ष जो था वो बुढ़ी दिवाली का त्यौहार जो था वो 4 दिसंबर 2021 को जो था वो पूरे गिरिपार क्षेत्र में जो है वो मनाया गया। और ये जो बुढ़ी दिवाली का त्यौहार है ये दिवाली के 1 महीने के बाद जो है वो मनाया जाता है। इसमें सिरमौर ही नहीं, इसमें शिमला जिले के कुछ क्षेत्र या फिर कुछ गांव भी आते हैं जहां पर ये मनाया जाता है। उत्तराखंड के भी कुछ क्षेत्र आते हैं। कुल्लू जिला के निरमंड में भी बुढ़ी दिवाली का त्यौहार जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कुल्लू जिले का निरमंड भी आपको याद रखना है। इसको लेकर अलग अलग जनश्रुतियां भी जो हैं वो प्रचलित हैं। वैसे तो देखो, हिमाचल की जो स्मॉल स्टोरीज है हम दूसरे चैनल पर डिस्कस करते हैं, परंतु ये इतनी बड़ी कहानी नहीं है कि दूसरे चैनल पर डिस्कस की जाए बाकी कहानियों की तरह। इसकी एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान राम के अयोध्या पहुंचने पर जो है इसकी खबर 1 महीना देरी से जो है यहाँ पर मिली थी, जिस कारण जो है इस क्षेत्र के लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों के बजाय 1 महीना बाद जो है वो दिवाली की परंपरा को जो है वो हर्षोल्लास से मनाते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे तब मनाई जाती है दिवाली, परंतु इस यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पर दिवाली की सूचना जो था वो थोड़ी सी लेट मिली। तो इसीलिए जो है वो 1 महीना बाद जो है ये त्यौहार मनाया जाता है और इसका नाम है बूढ़ी दिवाली। और लोग ये भी जो मानते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो मशाल का एक जुलूस निकालते हैं। मशालें आपने देखी होंगी, उस तरह का जुलूस एक निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो लोगों से दूर रहे, वो गांव से दूर रहे, गांव में जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आए, गांव में प्रॉस्पेरिटी आए, समृद्धि गांव में आए। तो इसीलिए जो है ये सब चीज़ें की जाती हैं। मसालें जो हैं इसीलिए जलाई जाती हैं। तो ये सब आपको पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट असिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सा संस्थान हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा निवेश कार्यक्रम में सहायता कर रहा है। तो देखो, हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन के लिए किसी के द्वारा अगर सहायता की जा रही है, पर्यटन का विकास करने के लिए सहायता की जा रही है, तो वो की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
देखो, अगर हम टूरिज्म के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे तो स्टेट की जो जीडीपी है उसमें टूरिज्म का जो है वो 7% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। ये आप याद रखिए कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट जीडीपी में टूरिज्म का रहता है। 7% रहा अभी लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो है यहाँ पर सहायता की जा रही है ताकि टूरिज़्म को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। बहुत सारी टूरिज़्म से रिलेटेड योजनाएं भी यहाँ पर चलाई गई हैं, जैसे कि कौन सी योजना है, नई राहें नई मंजिलें योजना। ये योजना चलाई गई है, इसमें जो है जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है उनको जो है वो डेवलप करना है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि फॉर एग्जांपल शिव धाम के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। शिव धाम का डेवलपमेंट जो है वो इसी के तहत किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? मंडी में किया जा रहा है। एग्जैक्टली कहाँ पर किया जाता है? मंडी के कंगनी धार में किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं, जैसे कि बीड़ बिलिंग हो गया कांगड़ा का, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए जो है वो डेस्टिनेशंस बनाई जा रही हैं, उसको डेवलप किया जा रहा है अच्छे से। स्पोर्ट्स के लिए जो है वो डेस्टिनेशंस ढूंढी जा रही हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स जो हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। लार्जी रिजर्वर हो गया, पोंग डैम हो गया, कॉल डैम हो गया, यहाँ पर ये सब स्कोप जो है वो ढूंढे जा रहे हैं ताकि हम जो है वो टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकें। तो ये सब आपको पता चला टूरिज़्म के बारे में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखो, अलाइड सर्विसेज में कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और एग्जैक्टली इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को जो था उसकी स्थापना की गई थी। तो उसकी स्थापना आपने याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना है। बाकी नाबार्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी एग्जैक्टली डेट के साथ बता दीजिए कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना एग्जैक्टली कब की गई थी। बाकी वर्ल्ड बैंक और IMF का भी अगर आप हेडक्वार्टर बता सकते हैं तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, हु वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? सानन जल विद्युत परियोजना के चीफ इंजीनियर कौन थे? तो देखिए, ये जो सानन परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश की एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है और काफ़ी पुरानी परियोजना है, तो इसीलिए इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये परियोजना का जो इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो कौन थे? इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो थे BC बैटी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इनका पूरा नाम था कर्नल BC बैटी। तो कर्नल BC बैटी का पूरा नाम आप याद रखिए। आपको पता होना चाहिए जो पठानकोट से लेकर जोगिंदरनगर तक जो था वो रेलवे ट्रैक निकाला गया था, वो क्यों निकाला गया था? वो इसी प्रोजेक्ट के चक्कर में निकाला गया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनाना था और इस प्रोजेक्ट को लेकर जो था जितना भी सामान था वो पठानकोट से कैसे इतनी दूर लाया जाए वो बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि क्यों ना एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए, उसके माध्यम से जो है वो हम इजीली सामान को ला सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था उस रेलवे ट्रैक के पीछे। अगर हम बात करें सानन जल विद्युत परियोजना की, तो देखो सानन परियोजना जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। ये जोगिंदरनगर में पड़ती है। मंडी रियासत के जो राजा थे जोगिंदर सेन, उनके नाम पर जो है वो जोगिंदरनगर का नाम पड़ा है, ये भी याद रखिए। और ये जो सानन जल विद्युत परियोजना है ये उत्तर भारत की जो है वो पहली पन बिजली परियोजना है और 110 मेगावाट की ये परियोजना है। कितना? 110 मेगावाट की ये परियोजना है। अगर हम बात करें इसका और थोड़ा सा बेसिक जानने की, देखो 1922 को जो था वो तत्कालीन पंजाब सरकार के चीफ इंजीनियर थे कर्नल BC बैटी। इन्होंने जो था 48 मेगावाट की पन बिजली परियोजना बनाने की एक योजना बनाई। और 1925 को जो था वो लाहौर में जो था वो मंडी रियासत के तत्कालीन राजा हुआ करते थे जोगिंदर सेन, और वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उनके साथ इन्होंने मुलाकात की। और कॉन्सेप्ट ये बना कि हम सकरोटी गांव में जो है वो बिजली परियोजना का निर्माण करेंगे। और जब ये प्लान बन गया कि सकरोटी गांव में जो है ये परियोजना बनाई जाएगी, तो राजा जोगिंदर सेन थे ना, उन्होंने क्या किया, सकरोटी गांव का नाम बदलकर जोगिंदर नगर नाम रख दिया। इसके बाद जो था वो जो इंजीनियर थे कर्नल बैटी, वो जो था यहाँ पर आए, सकरोटी गांव में आए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित ब्रोट से जो था वो सुरंग के माध्यम से उहल नदी का पानी लाने की एक योजना बनाई। और इस सुरंग के पानी की बड़ी बड़ी पाइपें बिछाकर जो था वो सकरोटी गांव में जो है उस सानन परियोजना का निर्माण जो था इन्होंने किया। और फिर जब ये इक्विपमेंट्स आने थे, इसकी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स आने थे, इसके बड़ी बड़ी चीज़ें आनी थी, तो इसीलिए रेलवे लाइन का निर्माण भी साथ में कर दिया गया। और देखो 1932 में जो था वो सानन पन बिजली परियोजना के विद्युत गृह का निर्माण जो था वो पूरा हो गया। और जोगिंदरनगर जो था वो इस परियोजना के कारण जो था वो पूरी दुनिया में जो था वो प्रसिद्ध हो गया। और उस टाइम जब इस परियोजना को बनाया गया था तो 2,53,43,709 रुपये का जो था यहाँ पर खर्च आया था इस प्रोजेक्ट को बनाने में। और बाद में चलकर इस प्रोजेक्ट को जो था उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया और 110 मेगावाट उसकी कैपेसिटी कर दी गई। ये सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप याद रखिएगा। कितने मेगावाट की है, कौन सा गाँव था,
किस गांव का नाम बदलकर जोगिंदर सेन ने जो था अपने नाम पर रखा। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, इन सभी को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच कल्टिवेटेड लैंड विल बी फेंस्ड या फिर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड स्टे एनिमल एंड मंकीज मैंसिस अंडर दिस मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। तो देखो ये जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना चलाई गई है, इसमें इसके तहत जो है वो कितनी खेती योग्य भूमि को जो है वो जंगली और आवारा जानवरों और बंदरों के खतरे से सुरक्षित या फिर संरक्षित किया जाएगा। देखो एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। इसके बारे में गिरिराज पत्रिका में आया था। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें निकल कर आती हैं उनके बारे में जानते हैं। इस योजना से ये टारगेट रखा गया है कि हम जो है वो 2000 हेक्टेयर एरिया को जो है वो जंगली या जानवरों या फिर बंदरों से जो है वो सुरक्षित करेंगे। ऑप्शन सी 2000 हेक्टेयर जो है इसका सही आंसर होगा। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। अब ये जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, इसमें ये तो टारगेट रखा गया है कि 2000 हेक्टेयर एरिया को हम जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। परंतु इस योजना के बारे में और भी जानिए कि अगर इस योजना से आपने फ़ायदा लेना है तो इसके तहत जो है आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। 80% की सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। कितना? 80% सब्सिडी दी जाती है। दो सब्सिडीज आपने पढ़ ली, एक 85% की थी और दूसरी जो है वो 80% की है। और इसके तहत जो है वो टारगेट रखा गया है कि 40 करोड़ रुपया जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा 2020-21 में। तो ये सब हो गया मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दिस ईयर थीम ऑफ एड्स डे इज। तो एड्स डे की इस वर्ष जो था वो थीम क्या थी? देखो गिरिराज पत्रिका में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जिसमें एड्स डे के बारे में कहा गया था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एड्स डे कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो है वो एड्स डे मनाया जाता है। अब 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी एड्स डे की, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष जो था वो थीम रखी गई थी एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं असमानताओं को समाप्त करें, एड्स को समाप्त करें। ये 2021 के लिए जो था इसकी थीम रखी गई थी। एड्स और HIV को लेकर जहां तक हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है 31 मार्च 2017 तक जो है वो प्रदेश में एड्स के 3531 और HIV के 9141 मामले जो हैं वो एड्स के आ चुके हैं। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अभी जानेंगे। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ एड्स एंड HIV रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एड्स और HIV का पहला मामला कब सामने आया था? देखो ये आंकड़े गिरिराज पत्रिका में दिए गए थे, तभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो एड्स और HIV को लेकर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है तो हिमाचल प्रदेश में इसका पहला मामला जो था वो 1986 में जो था वो सामने आया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1986। और ये तो मैंने आपको बता दिया है कि 31 मार्च 2017 तक हिमाचल प्रदेश में कितने केसेस HIV और कितने केसेस एड्स के आ चुके हैं। ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, परंतु ये डेट आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए। और एक और बात याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में एड्स पीड़ितों को जो है वो निःशुल्क दवाइयाँ जो हैं वो प्राप्त करवाई जाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ये सब आप लिंक करके जो है वो याद रखिए। देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बाय BR अम्बेडकर। तो गिरिराज पत्रिका में BR अम्बेडकर के बारे में जो था वो एक आर्टिकल दिया गया था। क्यों दिया गया था पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या होगा। आर्टिकल इसलिए दिया गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन दोनों के द्वारा जो था वो महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया गया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई BR अम्बेडकर जी को, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। अब बात करते हैं कि इन स्टेटमेंट में से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली को स्टेटमेंट में कहते हैं कि इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की फॉर्मेशन की थी 1937 में। दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी 1943 में। तीसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि इन्होंने जो था वो इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यहाँ पर होगा, हाइड्रेशन नहीं फेडरेशन की स्थापना की थी 1942 में। और चौथी स्टेटमेंट में कहते हैं कि इन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी की स्थापना की थी 1934 में। जब आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इन्होंने जो था वो इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो था वो स्थापना की थी 1942 में। ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो आप कहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है ये भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। बिल्कुल सही बात है, इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, परंतु इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इसी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बाद में बदल कर जो था वो रखा गया था इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और 1942 में जो था इसका नाम बदल कर रख दिया गया था। अगर हम BR अम्बेडकर जी के बारे में कुछ और भी जाने तो
ये इंडिपेंडेंट इंडिया में जो था वो पहले लॉ मिनिस्टर भी अपॉइंट किए गए थे पहली, इनके बाद में ये बात भी कही जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका। मूकनायक पत्रिका थी, वीकली पेपर था ये भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये भी आप याद रखिए। तो 3-4 क्वेश्चन इनके बारे में बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन वाज देयर जन मंच प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा था ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 जून 2018। 3 जून 2018 को जो था वो जनमंच कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार ये जो है मैं भी रिपीट करता रहता हूँ जब भी गिरिराज पत्रिका में ये आता है। तो अब आपको जनमंच प्रोग्राम के बारे में पता चल गया। अच्छा, हिमाचल की जो स्मॉल स्टोरीज है वो हम अपने दूसरे चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उस पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पिछले की आपको इंपॉर्टेंट स्टोरीज मिल जाएं और आगे आने वाली भी इंपॉर्टेंट स्टोरीज मिल जाएं। आज आपको जिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है वो इस तरह से है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं कक्षा के पश्चात राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। मतलब ये हुआ कि 12th क्लास के बाद जो है वो सरकार ने ये रखा है कि हम बच्चों को जो है वो कोचिंग के लिए असिस्टेंस देंगे, सहायता देंगे, तो उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कौन सी योजना चलाई गई है अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।